In this segment, we'll be doing the topic Union and its territory. आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 इस सब सेगमेंट में इंक्लूडेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले आर्टिकल 1 में बात की जाती है नाम की, द इंडिया दैट इज भारत as a union of states. So article 1 describes India, that is Bharat, as a union of states. यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स को खुद से यूज इंटेंशनली यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हम वैसे फेडरल पॉलिटी हैं, फेडरल पॉलिटी विद यूनिटरी बायस हमने पहले सेगमेंट्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे फेडरल वर्ड नहीं यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया है। ये प्रिसाइजली दो कारणों की वजह से है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए कि जो इंडियन यूनियन है वो एक अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स के बल पे नहीं आके क्रिएट हुआ, स्टेट्स ने की रजामंदी से क्रिएट नहीं हुआ है। इंडियन यूनियन states did not agree to form a union, like it wasn't their consensus कि हम एक ऐसे इंडिया भारत बनाएंगे। पाकिस्तान के बाद हमें ब्रिटिशर्स के रूल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस के बाद दो भागों में डिवाइड किया गया इंडिया को, इंडिया और पाकिस्तान। डोमिनियन स्टेटस था पहले, उसके बाद हम एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री बने और स्टेट्स उसका भाग थी। कुछ प्रिंसली स्टेट्स को, ऑफ कोर्स प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था चॉइस वेदर टू ज्वाइन इंडिया और वेदर टू ज्वाइन पाकिस्तान, हम आगे पढ़ेंगे। बट अब वैसे एक ये यूनियन एक स्टेट्स का अग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं आया। दूसरी चीज कि स्टेट्स अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं कर सकती अपनी मेंबरशिप, सो द स्टेट्स डू नॉट हैव अ राइट टू secede फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द यूनियन। आगे हम देखेंगे कि कैसे इनफैक्ट इंडिया को बोला जाता है इट इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। लेकिन स्टेट्स की हम आगे अगले वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट्स की बाउंड्रीज, नेम, एरिया चेंज हो सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो यहाँ पे दोबारा से हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में दो टेरिटरी ऑफ, आगे फर्दर क्या लिखा गया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया बताई गई है। क्या है टेरिटरी ऑफ इंडिया? टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, तो जितनी स्टेट्स की टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज and territories that may be acquired by the government of India at any time। तो अगर जितनी भी टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी वो स्टेट्स की टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज, ये वाइडर कॉनोटेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया का, ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, एडमिट करे, बाहर से एडमिट हो, या एस्टैब्लिश करे न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो दो तरीके की पावर देता है आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एंड द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। एडमिट बाहर से करना और एस्टैब्लिश मतलब क्रिएट करना न्यू स्टेट्स। जो आर्टिकल 2 जिसके बारे में, जो कौन सी स्टेट्स, न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है, वो वाली स्टेट्स हैं जो अभी तक यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। तो बाहर से एडमिट करना या न्यू स्टेट एस्टैब्लिश करना, लेकिन वो वाली स्टेट्स जो यूनियन का भाग नहीं है। आर्टिकल 3 में लेकिन अगर हम आगे देखेंगे कि कैसे आर्टिकल 3 बात करता है उन स्टेट्स की जो करंटली यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है। So here it is written, Article 2 relates to the admission or the establishment of new states that are not a part of the Union of India। तो वो जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है स्टेट्स, उसको इंक्लूड करता है। लेकिन आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें अगर चेंजेस लाने हो तो वो आर्टिकल 3 के द्वारा लाए जाएंगे। तो आर्टिकल 3, अब हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा। आर्टिकल 1 में बताया गया इंडिया, डिस्क्राइब किया गया इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फर्दर टेरिटरी के बारे में बताया गया, टेरिटरी क्या होगी, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आर्टिकल 2 में बात की गई क्रिएशन, एडमिशन
या क्रिएशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर करंटली नॉट एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है किस चीज से रिलेटेड, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, तो एक नई स्टेट, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। तो ऑलरेडी किसी स्टेट से की टेरिटरी से हिस्सा निकाल के एक न्यू स्टेट को क्रिएट करना, उसकी बात कर रहा है। टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। तो या तो यूनाइट करना, जोड़ना दो और दो से ज्यादा स्टेट्स को या उनके कुछ भाग को, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या कोई भी टेरिटरी को स्टेट के साथ जुड़ना, उसकी बात कर रहा है आर्टिकल 3। फिर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाना, किसी भी स्टेट का एरिया कम करना। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी की बाउंड्री को बदलना, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, या किसी के स्टेट के नाम को बदलना। तो 5 प्रकार की पावर्स से रिलेटेड पावर्स दी गई है। स्टेट को नई स्टेट बनाना, दो भागों को जोड़ के, या किसी टेरिटरी को स्टेट से जोड़ के साइज बढ़ाना या साइज कम करना, बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, या फिर नेम को चेंज करना, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो इसमें लेकिन ये जो आर्टिकल 3 है, ये 2 कंडीशंस की भी बात करता है। कौन सी 2 कंडीशंस हैं? कि एक तो जो बिल जो ये सब चेंजेस लेके आएगा, वो तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब उसको प्रेसिडेंट रेकमेंड करें। सो अ बिल कॉन्टेम्पलेटिंग दी अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे ऐसा बिल, तभी उसके बाद आगे बात होगी। दूसरा, इससे पहले, बिफोर रेकमेंडिंग, प्रेसिडेंट को रेकमेंड करने से पहले ही उनको स्टेट लेजिस्लेचर को, जिस भी स्टेट से रिलेटेड हो रहा है चेंज, वो उस स्टेट को रेकमेंड करेंगे, अब ताकि वो स्टेट अपने व्यूज उस पे दे सके विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। All right. So what is it? Before recommending the bill, the president has to refer the same to the state legislature concerned for expressing the views within a specified period. तो within a specified period, एक period के अंदर अंदर उनको state को अपना view देना है। लेकिन जो व्यू देगी स्टेट अपना, ये याद रखना है हमें, दैट द स्टेट, द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट। वो जरूरी नहीं है कि वो स्टेट का व्यूज, जो भी स्टेट्स अपना व्यूज दे तो वो उसको माने। और अगर जब एक बार ही स्टेट का व्यू ले लिया है, उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस लाए हैं उसमें, तो दोबारा से स्टेट का व्यू लेना मैंडेटरी नहीं है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर हियर इज दैट यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अगर कोई चेंज हो, तो स्टेट यूनियन टेरिटरी की व्यू लेना मैंडेटरी नहीं है। So the parliament is not bound by the views of any state legislature and may either accept or reject them, even if the views are received in time. Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment is made to the bill and accepted in the parliament. In case of a union territory, no reference need be made to the concerned legislature to find out its views, and the parliament can itself take any action. तो ये चीज कि यूनियन टेरिटरी के केस में जरूरी नहीं है यूनियन टेरिटरी का व्यू जानना, इसमें पार्लियामेंट खुद से ही चेंजेस ला सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन, अब आर्टिकल 4 की बात की गई है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो हमने पिछले सेगमेंट में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे स्टेट्स की बाउंड्रीज, एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नाम चेंज, एरिया को बढ़ाना घटाना, सब लोग कैसे हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। तो ये आर्टिकल 4 में यही चीज मेंशन्ड है
कि ये वाले चीजों का जो जब चेंज होगा, जब फर्स्ट स्केड्यूल में चेंज लाया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन की गई हैं, तो फर्स्ट स्केड्यूल में जब चेंज लाया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 के लाया जाएगा, not within article 368. It will not be considered a constitutional amendment under article 368. I hope everything is clear. Further, हम देखेंगे कि क्या ये जो पावर है पार्लियामेंट की टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, टू क्या ये पार्लियामेंट की जो पावर है स्टेट के एरिया को कम करने की, क्या ये और इंक्लूड करता है पावर कि अपनी वो टेरिटरी को भी किसी को इंडिया अपनी कोई भी हिस्से को भी किसी और कंट्री को दे सके? तो ये क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के पास बेरूबारी यूनियन केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कंक्लूड किया, जो अभी आपको ये मेन चीज याद रखनी है, क्या हुआ उस जजमेंट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द करंट स्टैंड, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट की जो पावर है किसी एरिया को कम करने की, वो नहीं इंक्लूड करता है पार्लियामेंट को की पावर कि वो अपना कोई भी हिस्सा किसी और को दे सके। अगर किसी और कंट्री को हिस्सा जा रहा है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया जाएगा। So the Supreme Court in Berubari Union case held that the power of Parliament to diminish the area of any state under Article 3 does not cover, याद रखना, does not cover cession of Indian territory to a foreign country. Hence, Indian territory can be ceded मतलब given away to a foreign state only by amending the constitution under article 368. तो किसी की अगर हम टेरिटरी हमको देनी है, कोई भी हिस्सा देना है किसी और कंट्री को, किसी फॉरेन कंट्री को, फॉरेन स्टेट को, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, नॉट अदरवाइज। दूसरी चीज जो हमको इस सेगमेंट में याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर तो सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट का, तो सेटलमेंट बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। एक सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट विद फॉरेन स्टेट वो केवल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा किया जा सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट इन 1969 also ruled that the settlement of a boundary dispute between India and another country does not require, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इट कैन बी डन बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि वो उसमें कोई हम कोई टेरिटरी दे नहीं रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट अगर सॉल्व हो रहा है, as it does not involve cession of Indian territory to a foreign territory. So only if there will be cession of territory to a foreign territory, then only we will be doing it through the constitutional amendment route under Article 368. The next topic that we'll do is integration of princely states, how princely states were integrated at the time of independence. तो at the time of independence के समय पे दो प्रकार के political units थे, एक थी जो British provinces and दूसरी थी princely states. The British provinces were the ones which were under the direct rule of the British. ये Britishers के बिल्कुल अधीन थे, और जो princely states थी, princely states were independent with respect to their internal affairs, but they were subject to British paramountcy. मतलब external matters को लेके वो British superior थे, British supremacy थी, लेकिन इन कुछ internal matters को लेके वो independent थे। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था लागू, उसने दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस और सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, और ऑप्शन दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को कि उनको अगर पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो पाकिस्तान ज्वाइन करे, अगर उनको इंडिया ज्वाइन करना है तो वो इंडिया ज्वाइन करे, अगर उनको इंडिपेंडेंट रहना है तो वो इंडिपेंडेंट रहे। 552 प्रिंसली स्टेट थी उस समय में।
तो 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया, और जो तीन रही, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इंडिया ज्वाइन नहीं करेगी। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने रिफ्यूज कर दिया कि वो इंडिया नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमने देखा कि कैसे विद टाइम इवन दे वर इंटीग्रेटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था, पॉपुलर वेट हुआ था, और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा उनको भी हमने इंटीग्रेट कर लिया गया था। फिर जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट करने के बाद चार फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया स्टेट्स का और टेरिटरीज का। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी टेरिटरीज। पार्ट ए में क्या डाली गई, कौन सी स्टेट्स डाली गई? जो उस समय गवर्नर के प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। सो पार्ट ए कंप्राइज्ड ऑफ द 9 erstwhile गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और पार्ट बी में कौन थी? प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट बी में डाली गई प्रिंसली स्टेट्स जिनके अपने लेजिस्लेचर्स थे। सो पार्ट बी स्टेट्स कंप्राइज्ड ऑफ 9 erstwhile princely states with legislatures। पार्ट सी में कौन सी डाली गई स्टेट्स? जो तब तक चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। पार्ट सी जो स्टेट्स थी वो सेंट्रली, उसको सेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। और पार्ट डी में टेरिटरी में कौन सी इंक्लूडेड थी? सिर्फ एक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये चार फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। दिस फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन वाज मेड। इसके बाद बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी क्लासिफिकेशन के बाद कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाए। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ये इसकी बहुत ज्यादा डिमांड की गई थी। लेकिन ये जो और जो ये इंक्लूजन था ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द यूनियन, ये एक एडहॉक बेसिस पे, एडहॉक अरेंजमेंट था। मतलब एडहॉक मतलब एक टेम्पररी बेसिस था। उसके अलावा स्पेशली साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे हो। तो इस क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट की लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, किसके अंडर? एसके धार का कमीशन की चेयरमैनशिप पे, जिसको बोला जाता है धार कमीशन, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी, कि क्या ये फिजिबल है लैंग्वेज के बेसिस पे, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करना, स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना, क्या ये फिजिबल है। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करी और कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो ये लिंग्विस्टिक फैक्टर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रीजन होना चाहिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कन्वीनियंट है, लैंग्वेज शुड नॉट बी द रीजन। The Commission submitted its report in 1948 and recommended the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. लेकिन ये बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट करना शुरू हो गया कांग्रेस में। फिर से दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेवीपी कमेटी एस्टैब्लिश करी। जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में, और जेवीपी कमेटी ने भी फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया language as the basis of reorganization of states. So, the government established the JVP committee, which consisted of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and Pattabhi Sitaramaiah, and popularly it was known as JVP committee. It submitted its report in 1949 and formally rejected language as the basis of रीऑर्गेनाइजेशन। तो जेवीपी कमिटी और धार कमीशन दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को बेसिस होना फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लेकिन 1953 में क्या हुआ? गवर्नमेंट को पहली स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट करनी पड़ी, जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करनी पड़ी, जिसका नाम था आंध्रा स्टेट, जिसमें उन्होंने सेपरेट किए तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। सो मद्रास स्टेट में से तेलुगु जो बोलते थे उन लोगों को अलग करके, वो वाले एरियाज को अलग करके उन्होंने आंध्रा स्टेट क्रिएट की गई।
ये एक वहां पे पॉपुलर एजिटेशन हो रहा था, तो वहां पे के एक पॉपुलर एजिटेशन के बाद वहां के जो मेन लीडर थे, पोटली श्रीरामल्लू कांग्रेस लीडर थे, तो उनकी डेथ के बाद उनकी डेथ हो गई, फास्ट एंड टू डेथ उन्होंने रखा था। तो इसलिए वो एजिटेशन के बाद गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं थी, बट गवर्नमेंट हैड टू क्रिएट अ लिंग्विस्टिक स्टेट बेस्ड ऑन सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट कॉल्ड आंध्रा स्टेट, सेपरेटिंग the Telugu speaking areas from the Madras state। तो ये पहली आंध्रा स्टेट को क्रिएट किया गया एज अ सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट। फर्दर गवर्नमेंट ने फजल अली कमीशन को फिर बिठाया। तो फजल अली कमीशन की दोबारा से रिकमेंडेशन, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। फजल अली कमीशन का फोकस था कि यूनिटी और इंटेग्रिटी पे फोकस करना चाहिए रादर देन लैंग्वेज, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पे फोकस करना चाहिए रादर देन लैंग्वेज पे, कि लैंग्वेज हो एक स्टेट की। सो लैंग्वेज पे अगर हम फोकस करेंगे, वन लैंग्वेज वन स्टेट, देन इट माइट पोज अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फजल अली कमीशन ने 4 फैक्टर्स पॉइंट आउट करे कि ये 4 फैक्टर्स, कोई अगर रीऑर्गेनाइजेशन करनी है तो ये 4 फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक का फैक्टर। पहला उन्होंने बोला कि प्रेजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को प्रिजर्व करना है, ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे ही रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। Then linguistic and cultural homogeneity, financial, economic and administrative considerations। तो financial, economic, administrative considerations होने चाहिए। फाइनेंस, इकोनॉमिक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितने भी कंसिडरेशंस हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजीनिटी को ध्यान में रखना चाहिए अगर हमने एस्टैब्लिश करनी है, रीऑर्गेनाइज करनी है स्टेट्स। देन planning and promotion of the welfare of the people। तो welfare of the people in each state as well as nation as a whole। तो promotion of welfare, क्या आपको किस फैक्टर को आपको important रखना है? welfare of the people of the state as well as welfare of the country as a whole। फिर कमीशन ने और सजेस्ट किया, कमीशन ने अबॉलिशन ऑफ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हमने पढ़ा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी टेरिटरीज, उसका अबॉलिशन रेकमेंड करा और रेकमेंड करी क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ, और एक गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लागू किया, जिसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में अंतर था, डिस्टिंक्शन था, उसको हटा दिया गया और पार्ट सी जो स्टेट्स थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। जो आसपास की स्टेट्स थी उनको मेन स्टेट से जोड़ा गया एंड कुछ स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। ऐसे करते करते 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करी सरकार ने नवंबर 1, 1956 को। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एस्टैब्लिश्ड, कौन सी उन्होंने स्टेट्स एस्टैब्लिश करी? केरला को एस्टैब्लिश करा, किस किस को मर्ज करके? ट्रावनकोर को मर्ज करके। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन आप बस समझ जाइए कि ये कैसे हुआ, इसका सीक्वेंस क्या था। तो केरला को क्रिएट किया गया मर्ज करके ट्रावनकोर को, और कोचिन स्टेट को, ट्रावनकोर को मर्ज करा मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास से, और कसरगोडे ऑफ साउथ कनाडा, जो कि दक्षिण कन्नड़ा की डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मर्ज करके फिर फर्दर उन्होंने मर्ज करा तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो हैं हैदराबाद के, आंध्रा स्टेट से, और आंध्र प्रदेश क्रिएट करी। फिर उन्होंने मर्ज करे मध्य भारत स्टेट को विंध्य प्रदेश से और भोपाल स्टेट से, और मध्य प्रदेश क्रिएट करा। ऐसे ही उन्होंने सौराष्ट्र स्टेट को और कच्छ स्टेट को मर्ज करा और एक बॉम्बे स्टेट क्रिएट करी गई। फर्दर उन्होंने कूर्ग स्टेट को और मैसूर स्टेट को मर्ज करा। फिर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जो पेप्सू स्टेट्स थी, उनको पंजाब स्टेट में मर्ज कर दिया गया, और अजमेर स्टेट को उन्होंने राजस्थान स्टेट से मर्ज करा गया। फिर उन्होंने न्यू यूनियन टेरिटरी क्रिएट करी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी दीवी आइलैंड, जिनको अब हम लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलते हैं।
वो उनको अलग से यूनियन टेरिटरी करी और ये टेरिटरी को डिटैच करा मद्रास स्टेट से। आगे हम देखेंगे कैसे नई स्टेट और नई यूनियन टेरिटरीज क्रिएट होती हैं 1956 के बाद। तो सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहाँ की दो सेपरेट स्टेट्स में बॉम्बे को बांटा गया। एक महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। तो गुजरात जो थी वो 15वीं स्टेट के से एस्टैब्लिश की गई इंडियन यूनियन में। सो द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू two separate states, Maharashtra for Marathi speaking people and Gujarat for Gujarati speaking people. दादरा एंड नगर हवेली, तो पोर्चुगीज ने रूल की थी ये टेरिटरी जब तक लिबरेट नहीं हुई थी ये 1954 तक। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि वहां के लोकल लोगों ने ही चूज किया था उसके द्वारा कैरी की जा रही थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के सभी रूल्स अप्लाई होते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वहां का जो लोगों ने ही चूज किया था। उसके बाद एक ये इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला गया कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा। गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया ने एक्वायर करी ये तीन टेरिटरीज किससे, पोर्चुगीज से, पुलिस एक्शन के द्वारा। तो पुलिस एक्शन की जरूरत पड़ी थी एंड क्योंकि पोर्चुगीज इतनी आसानी से ये एरिया नहीं दे रहे थे इंडिया को। एंड देन दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ यूनियन टेरिटरी बाय दी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। फिर बाद में 1987 में गोवा को एक कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला गया और दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पुडुचेरी, जो टर्म पुडुचेरी है उसमें फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट, जो पहले फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट के कुछ कौन से चार भाग, फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट के चार भागों को बोला जाता है। एक तो पुदुचेरी, एक कराईकल, एक माहे और एक यनम। तो फ्रेंच ने ये टेरिटरी हैंड ओवर की इंडिया को 1954 में, और ये एडमिनिस्टर्ड पहले एडमिनिस्टर्ड थी एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। तो इंडिया एक्वायर्ड टेरिटरी को मेंटेन कर सकती है, संविधान में ये लिखा है क्लियरली। और 1962 तक ये एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह ही गवर्न हो रही थी, एडमिनिस्टर हो रही थी, जब 1962 में इसको फाइनली यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1962। फर्दर नागालैंड, नागालैंड को 1963 में नागालैंड क्रिएट की गई थी असम से। असम के जो नागा हिल्स और त्युनसांग एरिया असम का, उसको अलग करके नागा एक सेपरेट स्टेट के तरह सेपरेट स्टेट बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे काफी नागास की काफी सारी रिबिलियन चल रही थी। तो इंटरनल रिबिलियन चल रही थी जिसके कारण ये एक सेपरेट स्टेटहुड बनाई। तो ये 16th स्टेट थी इंडियन यूनियन की। और ये पहले कंट्रोल जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कैरी कर रहा था, गवर्नर ऑफ असम टिल 1967। उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। 1966 में जो पंजाब स्टेट है वो और बाइफरकेट हुई, हरियाणा क्रिएट की गई एज 17वीं स्टेट, 17th स्टेट, और यूनियन टेरिटरी की गई क्रिएट चंडीगढ़ की। ये उसके बाद एक डिमांड रेज हुई कि एक सेपरेट सिख स्टेट होनी चाहिए, पंजाबी सभा होना चाहिए। अकाली दल ने ये डिमांड रेज की थी, उनके लीडर मेन तारा सिंह के अंडर। तो शाह कमीशन एस्टैब्लिश की गई। फिर गवर्नमेंट ने 1966 में शाह कमीशन एस्टैब्लिश करी, और शाह कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो था वो एक यूनिलिंगुअल स्टेट पंजाबी पंजाब के उसमें क्रिएट की गई। और हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो क्रिएट करे गए वो हरियाणा, और जो हिल एरियाज थे वो मर्ज किए गए यूनियन टेरिटरी के साथ हिमाचल प्रदेश के, और ये हिली एरियाज को हिमाचल प्रदेश में क्रिएट करा गया।
1971 में जो यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश की पहले यूनियन टेरिटरी थी, उसको स्टेटहुड का कॉन्फर स्टेटस दिया गया। तो ये 18वीं स्टेट थी इंडियन यूनियन की, हिमाचल प्रदेश। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में जो पॉलिटिकल मैप था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसका काफी चेंज हुआ उसमें। इसमें दो यूनियन टेरिटरीज मणिपुर और त्रिपुरा, और जो एक सब स्टेट थी मेघालय की, उसको स्टेटहुड दिया गया। और जो दो यूनियन टेरिटरीज थी मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश की, जिसका पहले नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, इसको ये दिस ऑल्सो केम इनटू बीइंग, इसका एग्जिस्टेंस आया। इसके साथ जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो इंडिया में बढ़ गई, 21 हो गई, मणिपुर 19th हो गई, त्रिपुरा 20th हो गई, और मेघालय जो है 21st हो गई। ये पहले 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 ने मेघालय को क्रिएट की एज एन ऑटोनमस स्टेट, जो खुद से काम करेगी, और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम। सब स्टेट मतलब एक हिस्सा जो ऑटोनमस होगा विद इन द स्टेट ऑफ असम, और जिसका अपना लेजिस्लेचर होगा, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। लेकिन ये कुछ वहां के लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वर फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ Assam. So I'll just read it out once for your greater understanding. In 1972, the political map of Northeast India underwent a major change. Thus, the two union territories of Manipur and Tripura and the sub-state of Meghalaya got statehood. तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर और त्रिपुरा को भी स्टेटहुड, एंड जो सब स्टेट ऑफ मेघालय है उसको भी स्टेटहुड दिया गया। एंड द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, जिसको ओरिजिनली नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, came into being. With this, the number of states of Indian Union increased to 21, Manipur being 19, Tripura being 20th, Meghalaya being 21st. Then the Constitutional Amendment Act 1969 created Meghalaya as an autonomous state or sub-state within the state of Assam. With अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेट ऑफ सिक्किम। तो 1946 तक जो सिक्किम थी वो एक इंडियन प्रिंसली स्टेट थी, जिसे कौन रूल कर रहे थे? चोग्याल मोनार्की। चोग्याल मोनार्की 1947 तक रूल कर रहे थे। 1947 के बाद जब ब्रिटिश पैरामाउंसी का लैप्स हुआ, तब सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनी। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसकी पूरी डिफेंस की, एक्सटर्नल अफेयर्स की और कम्युनिकेशंस की, लेकिन इंटरनल अफेयर्स मोनार्की ही कंटिन्यू कर रही थी। 1974 में सिक्किम ने खुद से एक्सप्रेस किया है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ ग्रेटर एसोसिएशन उनकी हो। तो इसीलिए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 को इनैक्ट किया गया। ये इसने एक बहुत ही नया तरीके का स्टेटहुड दिया, एसोसिएट स्टेट का। इस पर्पस के लिए एक दो आर्टिकल, एक नया आर्टिकल आर्टिकल 2A और एक नया स्केड्यूल 10 स्केड्यूल को डाला गया, ताकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट स्टेट होगी और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ये एसोसिएशन डाले गए आर्टिकल 2A और एक नए स्केड्यूल में आर्टिकल 10 स्केड्यूल में। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये नहीं फुली सेटिस्फाई कर पाया एस्पिरेशंस ऑफ सिक्किम के लोगों को। फिर वहां पे रेफरेंडम किया गया 1975 में, जिसके द्वारा जो मोनार्की थी वो अबॉलिश हो गई और सिक्किम इंडिया का हिस्सा हो गया। इन सिक्किम बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फर्दर 36 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा एक सिक्किम को पूरा स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया, उसको 22nd स्टेट बना दिया। और ये अमेंडमेंट ने फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और नया आर्टिकल डाला, आर्टिकल 371F, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और जो पहले आर्टिकल डाले गए थे आर्टिकल 2A एंड 10 शेड्यूल, उसको रिपील कर दिया गया। तो ऐसे सिक्किम, जो कि एक मोनार्की थी, एक अपने प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी, फिर उसके बाद एक एसोसिएट स्टेट बनी, तो उसके बाद वो उसको पूरा कंप्लीट फुल स्टेटहुड का स्टेटस मिला। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा तीनों यूनियन टेरिटरीज थी। तो ये इनको 1987 में स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया।
जो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम थी, फुल स्टेट का स्टेटस मिला गया, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ, एक मिजोरम पीस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है 1986 में। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजोरम नेशनल फ्रंट के बीच में, जिसने 20 साल पुरानी इंसर्जेंसी को खत्म करा। और अरुणाचल प्रदेश भी, जो अब तक एक यूनियन टेरिटरी थी 1972 से लेके, उसको फुल स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रिएट किया गया। किसमें से हिस्सा लिया गया? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से। ये इंडिया की 26, 27, 28 स्टेट्स बनाई गई। तेलंगाना, हमने पहले देखा ही है कि कैसे जो आंध्रा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने मर्ज किए थे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैदराबाद स्टेट के विद आंध्रा स्टेट टू क्रिएट इन लार्ज आंध्र प्रदेश स्टेट। लेकिन 2014 में आंध्रा स्टेट एक्ट हुआ, जिसने फर्दर आंध्र प्रदेश स्टेट को बाइफरकेट किया दो हिस्सों में। कौन से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 2014 में आंध्र प्रदेश स्टेट गॉट बाइफरकेटेड इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर जम्मू एंड कश्मीर 2019 में कैसे हम देखेंगे कि जो पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, वो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और अपना एक स्पेशल स्टेटस था। किसके द्वारा दिया गया? आर्टिकल 370 के द्वारा दिया गया। वो 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा उसको चेंज किया गया, स्पेशल स्टेटस वाज अबॉलिश्ड। और जो पहले का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसने क्रिएट किया गया था, वो नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 से उसको रिप्लेस कर दिया गया। जो 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसने अब तक जो प्रोविजंस आर्टिकल 360 के स्पेशल स्टेटस के थे, उसको इनऑपरेटिव कर दिया। और अब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जितने सारे प्रोविजन होंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होंगे। फर्दर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनैक्ट किया गया 2019 में, जिसने जो पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो जितना पहले डिस्ट्रिक्ट थी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की, एक्सेप्ट कारगिल, तो कारगिल को छोड़ के जितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी, तो वो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मर्ज की गई। और ले डिस्ट्रिक्ट्स, कारगिल और ले डिस्ट्रिक्ट्स को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का दर्जा दिया गया। तो कारगिल और ले डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया, और ले और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहीं पे हमारा ये जो सेगमेंट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट्स को, वो खत्म होता है। अगले सेगमेंट में हम करेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। थैंक यू।